दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनरल साइंस के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी जो है उसको तफसील से जानेंगे। साथ में हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में भी इस सेशन में तफसील से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम रोटेशन और जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, यानी जिसकी बुनियाद पे दिन और रात का यानी तब्दील होना, और साथ में जो मौसमें होती हैं उनका तब्दील होना, उनको भी हम इस सेशन में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इसमें हम निज़ाम शम्सी के बारे में तफसील से जानते हैं और साथ में जो प्लैनेट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सोलर सिस्टम है, यानी जिसे निज़ाम शमसी कहा जाता है, शम्स बुनियादी तौर पे अरबी ज़ुबान में सूरज को कहा जाता है, यानी सन को। तो यानी शमसी निज़ाम से मुराद है कि सूरज का निज़ाम। तो इसमें सूरज के इर्द गिर्द जो हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं और प्लैनेट्स बशमूल अर्थ, ये उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं, एक सर्कुलेटरी पाथ में या एक ऑर्बिटल पाथ में। तो इस निज़ाम को जो है हम निज़ाम शमसी कहते हैं। और इसमें प्लैनेट्स के अलावा इसमें यानी सैटेलाइट्स हैं, इसमें मेटियोर्स हैं, इसमें एस्ट्रॉइड्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब यानी कुल मिला के इनको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम से मुराद सिर्फ 8 जो ये प्लैनेट्स हैं यानी जो ग्रह हैं वो नहीं है, इनके अलावा और छोटी चीजें जो हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। तो ये जो यानी ऑब्जेक्ट्स हैं ये दो तरह के तरीकों में यानी घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द। एक ये है जो यानी डायरेक्टली घूमते हैं, जो ये प्लैनेट्स हैं यानी वो डायरेक्टली चक्कर लगा रहे होते हैं सूरज के इर्द गिर्द। और इसके अलावा कुछ वो भी हैं जो इनडायरेक्टली, और वो स्मॉल बॉडीज हैं जिसमें सैटेलाइट्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे चांद जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो ज़मीन को एक चांद है, लेकिन मुख्तलिफ और जो ग्रह हैं उनमें काफ़ी उनको चांद यानी और भी हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में चांद हैं। तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि वो फिर उस यानी ग्रह या प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। इसी तरह से और छोटे प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। तो उनको इनडायरेक्टली कहा जाता है क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं या जो प्लेनेट है उसके इर्द गिर्द। तो इसीलिए वो डायरेक्टली सूरज के यानी इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगा रहे होते। जैसे ये 8 प्लैनेट्स जो हैं, जिस तरह मरकरी है, वीनस है, और इसी तरह से अर्थ, मार्स या जुपिटर या सेचन या यूरेनस या जो नेपच्यून है, इस तरह नहीं। तो सोलर सिस्टम जो है कहा जाता है कि इसकी उम्र जो है वो तकरीबन यानी 6.5 अरब साल है। यानी ये पुराना है, या तकरीबन यानी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है ये वजूद में आया। और ये जिस तरह से आपको पता है कि ये यूनिवर्स जो है वो एक बिग बैंग जो था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके यानी बुनियाद में फिर ये पूरी यूनिवर्स जो है वजूद में आई, और ये मुख्तलिफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स और ये गैलेक्सीज जो हैं वो बने। तो सोलर सिस्टम भी ऐसे ही है। ये एक ग्रेविटेशनल कोलिप्स था, और एक बहुत बड़ा यानी गुब्बारे नुमा एक चीज थी जो फटी, या वो एक बादल के नुमा यानी एक था। जब वो फटा तो उससे फिर ये निज़ाम जो है वजूद में आया, जिसको हम निज़ाम शमसी कहते हैं। निज़ाम शमसी यानी सूरज के इर्द गिर्द जो ये 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। यानी इनर से मुराद ये है कि वो सूरज के काफ़ी करीब हैं। और इसी तरह से 4 जो प्लैनेट्स हैं उन्हें यानी आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो सूरज से काफ़ी फासले पे हैं। तो ये जो यानी छोटे जो यानी स्मॉलर जो इनर यानी प्लैनेट्स हैं, उनमें मरकरी है, उसमें उसमें वीनस है, उसमें अर्थ है जहाँ पे हम इंसान बसते हैं, और साथ में मार्स जो हैं। ये 4 हैं। तो ये काफ़ी यानी करीब हैं, जो यानी एक रॉक जो सूरज का एक यानी ऑर्बिटल पाथ है सर्कुलेटरी। और ये माना जाता है कि ये बने हुए हैं पत्थरों के और जो धातु हैं उनसे, यानी रॉक एंड मेटल से ये कंपोज किए गए हैं या किए हुए हैं। इसी तरह से जो आउटर प्लैनेट्स हैं 4 बाकी जो हैं, वो क्योंकि जो ये ऑर्बिटल पाथ है सूरज का उससे थोड़ा फासले पे हैं, तो इसीलिए जो है वो उन्हें
एक तो यानी लार्जर प्लैनेट्स कहा जाता है या लार्जेस्ट प्लैनेट्स कहा जाता है, और साथ में वो बुनियादी तौर पे जो है वो एक तो बड़े हैं, दूसरा वो फासले के लिहाज से काफी ज्यादा जो है वो पीछे हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, और ये छोटे हैं, काफी छोटे हैं, और ये जो है ये आउटर हैं और ये बड़े हैं काफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो यानी सबसे बड़ा है, तो इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है और इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं बुनियादी तौर पे ये यानी गैसेस के बने हुए हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम के। और इसी तरह से कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं इनमें कि जिन पे हमें यानी बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो बर्फ मिलती है, या बर्फ के तोदे जो हैं, जिस तरह से यानी आइस बर्ग्स होते हैं, या पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, या एंटार्कटिका में जो बर्फ जमी हुई है, तो ये जायंट यानी एक तरह से आइस बर्ग्स जो हैं। और इसके अलावा जो है कुछ और चीजें हैं, हाइड्रोजन है मिसाल के तौर पे, हीलियम है, कुछ और चीजें हैं, अमोनिया गैस है, मीथेन है, और इसी तरह से वाटर है। तो ये इनसे कंपोज किए जाते हैं। लेकिन लाइफ की जो यानी एग्जिस्टेंस है, यानी जिंदगी का जो यानी जो वजूद है, चाहे वो इंसानी जिंदगी हो, उसमें और तरह के जानदार हों, जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, परिंदे हों, और इसी तरह से दरख्त हों, पौधे हों, वो सिर्फ जमीन पे पाए जाते हैं। बाकी सोलर सिस्टम में जो है वो कहीं पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, यानी जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। तो एलियंस के बारे में कहा जाता है वो एक एक यानी मफरूजा है। हकीकत में कोई एलियन या इस तरह की मखलूक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सिर्फ एक इमेजिनेटरी या एक एक यूं समझ लें कि एक तरह से यानी फिक्शन कैरेक्टर्स हैं जो बताए जाते हैं, लेकिन रियल में वो बहरहाल एग्जिस्ट नहीं करते। सोलर सिस्टम में सवाए ज़मीन के किसी और जगह पे ऐसी कोई मखलूक नहीं है जिसको हम लिविंग बींग्स कहें, चाहे वो इंसानों की सूरत में हो, या जानवरों की सूरत में हो, या परिंदे हों, या उसमें पौधे वगैरह हों। इसके अलावा सोलर सिस्टम जो है उसमें छोटे छोटे और ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जो जब शुरू में हमने देखा था कि जब इनडायरेक्टली जो कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं सूरज के इर्द गिर्द, तो उनमें ये छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, कॉमेट्स कहा जाता है, मेटियोर्स कहा जाता है, और इसी तरह से मेटेओराइट्स भी कहा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे टुकड़े होते हैं, यानी आप यूं समझ लें कि जैसे एक जो है वो मिट्टी का एक बड़ा तोदा हो, या पत्थर का एक तोदा हो, राग टाइप। तो यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं वो यानी फटते हैं एक खास एज के बाद, वो यानी जब तबाह होते हैं, या वो जिस तरह से डेड एक तरह से होता है, तो वो टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। तो ये वही टुकड़े हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स और इसी तरह से मेटियोराइट्स या मेटियोर्स जो है वो कहा जाता है। आमतौर पे आपने ये सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि ये टूटता तारा है, वो जा रहा है, एक सडनली आसमान में आपको एक अचानक लाइट सी नजर आ जाती है, बड़ी तेजी से मूव कर रही होती है, और फिर वो गायब हो जाती है। तो वो यही वो यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिनके बीच में ये पाए जाते हैं। ज्यादातर जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में इस तरह के काफी ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये यानी रॉक और मेटल यानी पत्थर और धातु के जो है वो बने होते हैं। इसी तरह से आप नेपच्यून की जो यानी ऑर्बिट है, वहां से आप अगर बाहर जाएंगे तो एक कुपियर बेल्ट है वो कहा जाता है, इसी तरह से स्कैटर्ड डिस्क है। तो वहां पे जो है ये आपको काफी ज्यादा तादाद में जो है वो मिलेंगी। इनके अलावा इन पे और ज्यादा रिसर्च होती रहती है। तो साइंस में या जो जो एस्ट्रोनॉमी के माहिर हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे वो रिसर्च कर रहे हैं, चीजें जो है वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि आगे चल के हमें सोलर सिस्टम में और कुछ मुख्तलिफ किस्म की या यूनिक चीज़ें जो है वो मिल जाएं, या हमें इस तरह के और बेल्ट्स जो हैं वो मिल जाएं। तो ये एक कंसिडरेबल डिबेट है जो चलती रहती है। और ये ग्रेविटेशनल पुल है जिनकी बुनियाद पे ये उस ऑर्बिटल पास में जो है वो आके तो यानी एक तरह से ठहरे हुए हैं, और उसी पास में वो रहते हैं ज़्यादातर। और लेकिन ये हैं बड़े छोटे। अगर इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा भी जमीन को टकरा जाए या उसको हिट करे, तो उससे जो है वो काफी यानी डिस्ट्रक्शन, तबाही जो है वो हो सकती है जमीन पे, क्योंकि ये यानी अर्थक्वेक की शेकिंग से भी ज्यादा है। तो इस लिहाज से ये एक खतरा रहता है।
और ये साइंटिस्ट इसको इस लिहाज से भी जो है वो काफी जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं करीब से, कि अगर कोई इस तरह का टुकड़ा जमीन की तरफ आ रहा हो तो उससे किस तरह से बचा जाए। तो ये एक सिलसिला है जिसको कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि ये जो जमीन पे जो दिन और जो रात का जो होना है ये असल में क्या है। तो जमीन जो है एक तो वो यानी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जिसको हम जो है वो रेवोल्यूशन कहते हैं। उसको हम आगे पढ़ते हैं कि वो क्या है। इसके अलावा जमीन जो है वो अपने मदार में भी घूमती है, यानी जिस तरह से क्रिकेट का बॉल है आप उसे जिस तरह स्पिन करें, या एक सीलिंग फैन जो है जिस तरह आप देखते हैं छत पे लगा हुआ वो घूम रहा होता है, या मोटर बाइक में पहिया घूमता है या गाड़ी में जो पहिया घूमता है, तो ये एक रोटेशन होती है, यानी फिक्स एक मदार पे, जैसे एक्सियल या एक्सिस रोटेशन कहते हैं। तो ये जमीन जो है वो जब रोटेट कर रही होती है अपने मदार पे, तो उसकी वजह से यानी जमीन का एक खास हिस्सा जो है वो जो सूरज के सामने होता है वहां पे दिन होता है, और जो हिस्सा जो सूरज के यानी सामने नहीं होता या जो दूसरा हिस्सा होता है वहां पे रात होती है। जिस तरह से यहाँ पे आपको फिगर में भी क्लियर कट नजर आ रहा होगा, ये आप देख लें कि यहाँ पे आपको चमक नजर आ रही है, तो बुनियादी ये वाला जो हिस्सा है जमीन का यहाँ पे अभी दिन है और इस हिस्से में जो है वो रात है। तो ये जो यानी एक्सियल रोटेशन है, यानी जमीन जो अपने मदार में चक्कर लगा रही होती है, तो उसके लिए उसे यानी 24 घंटे दरकार होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 23 घंटे और 56 मिनट 4 सेकंड में ये रोटेशन मुकम्मल कर लेती है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हम 24 घंटे कहते हैं। तो यानी आम तौर पे ये 12 घंटे के बाद यानी जिस हिस्से पे रोशनी है ये इस साइड पे आ जाएगा, और जहाँ पे अंधेरा है यानी जहाँ पे रात है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो पहले जिस हिस्से पे दिन था वहां पे जो है वो रात हो जाएगी, और जिस हिस्से पे रात थी वहां पे वो दिन हो जाएगा। तो ये एक एक्सियल रोटेशन है जिसकी बुनियाद पे जो है ये दिन और रात जो है इसका होना जो है वो मुमकिन होता है। तो जमीन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, यानी आपने देखा होगा कि क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन से यूं चल रहा होता है, लेकिन जमीन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी उलट उसकी चलती है, यानी वो उस डायरेक्शन से यूं मूव करती है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे नार्थर्न पोल कहा जाता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे सदर्न पोल कहा जाता है। तो यानी इसके फिर और भी जो एक्सियल रोटेशन जो है वो जब हो रही होती है, तो जो सीजन्स का जो होना होता है वो भी अपोजिट में हो रहा होता है, जिसको हम आगे देख लेंगे। कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पे जो क्रिसमस है जो यानी ईसाई मनाते हैं, तो वो यानी सर्दियों में मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है वो क्रिसमस जो है वो गर्मियों में क्यों मनाते हैं। तो टाइम तो वही होता है, लेकिन वो जो लॉजिक है उसकी हम आगे उसको देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद है फिर चेंज ऑफ सीजन्स। तो ये जो है वो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि अर्थ क्योंकि रोटेट तो कर रही होती है साथ साथ में और रिवॉल्व भी कर रही होती है, यानी वो एक अपना चक्कर जो है वो पूरा करती है सूरज के इर्द गिर्द। और वो जो चक्कर वो पूरा करती है जमीन, तो वो 365 दिन होते हैं और 6 घंटे। और इसीलिए हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, यानी जिसमें फरवरी जो है वो 28 के बजाय 29 दिनों का महीना होता है। तो वो 6 घंटे जो हर साल में होते हैं, तो 4 साल के बाद वो 24 घंटे हो जाएंगे, तो वो एक दिन बढ़ जाता है। तो ये जो है वो चक्कर लगाने का जो अमल है, यानी जमीन अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे चक्कर लगाना शुरू करेगी, तो ये पूरा चक्कर लगा के इसी जगह पे जब आएगी तो जमीन को एक साल का अरसा दरकार होता है, यानी 365 दिन। लेकिन इस चक्कर लगाने के साथ साथ जमीन जो है उसमें एक खास किस्म की चेंजेस हो रही होती हैं, जिन्हें हम मौसम या मौसमी तब्दीली कहते हैं, या जिन्हें हम सीजन्स कहते हैं। वो चार हैं, यानी एक तो ये है कि दिसंबर के महीने में ये हो रहा होता है, और दूसरा जो है वो मार्च के महीने में ये चेंज ऑफ सीजन हो रहा होता है, तीसरा जून के महीने में, और आखिरी जो है वो यानी सितंबर के महीने में हो रहा होता है। तो ये ऐसा है कि अपोजिट होगा, मिसाल के तौर पे अगर नॉर्थ में सर्दी होगी तो साउथ में गर्मी होगी, और इसी तरह से अगर साउथ जो है यहाँ पे स्प्रिंग होगा तो जो नॉर्थ है वहाँ पे ऑटम होगा। तो ये वेरिएशन आ जाता है। और इसका सवाल यही है जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वो क्रिसमस जो है वो गर्मियों में क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो दूसरे पोल पे एग्जिस्ट करते हैं। यानी जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है छोटा है, लेकिन वो क्योंकि पोल के लिहाज से बिल्कुल ही ऐसे पोल पे है
कि बाकी दुनिया का जो ज़्यादातर हिस्सा है वहाँ पे जो है वो जब क्रिसमस आ रहा होता है तो सर्दी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो सेम ही डे पे मनाते हैं, यानी 25 दिसंबर को ही मनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे जो है वो गर्मी हो रही होती है। तो ये क्योंकि जो सीज़न्स की चेंज है या जो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, उसकी वजह से होता है, अदरवाइज़ कोई डे ऐसा नहीं है कि वो अलग से मनाते हों। तो बहरहाल ये एक है कि ये 4 सीज़न्स जब हो रही होती हैं, यानी जब दिसंबर आएगा तो मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि जो यानी साउथ है वहाँ पे समर होगा और इसी तरह से जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे विंटर होगा। तो ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ पोल है और जो नीचे वाला है वो यानी समर पोल है। तो इस तरह से ये वेरिएशन जो है वो हो रहा होता है, यानी 4 सीज़न्स विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम जो है वो इस वजह से होती हैं क्योंकि जो अर्थ है वो यानी रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड द सन। तो लॉजिक बुनियादी तौर पे ये है कि जब ज़मीन जो है वो सूरज से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है तो यानी सर्दियाँ होती हैं और जब वो सूरज के करीब आ जाती है तो हमें गर्मी या हम जिसको समर कहते हैं वो हमें फ़ील होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी डिस्टेंट पे है, तो इस वजह से आपको सर्दी फ़ील हो रही होती है या जो वेरिएशन है सीज़न्स का वो इस बुनियाद पे आता है। तो आपको पता है कि जो 21 दिसंबर की रात होती है वो सबसे छोटी रात होती बड़ी रात होती है और दिन जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसी तरह से 22 जून का जो यानी दिन है वो सबसे बड़ा होता है और जो रात है वो काफ़ी छोटी होती है। तो ये भी बुनियादी तौर पे इस यानी रिवॉल्वेशन की वजह से ये असल में हो रहा होता है। तो ये है जिसको हम यानी मौसमी तब्दीली कहते हैं या चेंज ऑफ सीजन्स कहते हैं या इस बुनियाद पे होता है कि ज़मीन जो है जब वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो उस रिवॉल्वेशन की वजह से ये चेंज ऑफ सीजन्स हो रहा होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी ये कुदरती तौर पे हो रहा होता है। अब हम देख लेते हैं एक्लिप्सिस। तो एक्लिप्सिस 2 तरह की होती हैं, एक जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं यानी जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं और दूसरा है कि जिसे हम चाँद ग्रहण कहते हैं, वो यानी जिसे हम लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स जो है वो तब होती है जब ज़मीन का एक हिस्सा जो है उसका यानी एक जो है वो शैडो जो है वो जब आता है या जब पार्शियली यानी एक खास हिस्सा जो है उस पे अगर ग्रहण होती है तो उसे जो है वो हम आमतौर पे पेनम्ब्रा कहते हैं और इसी तरह से जब पूरी जो ग्रहण आ जाती है यानी पूरी एक वो ऑब्जेक्ट जो है वो ढक जाता है तो उसे अम्ब्रा कहा जाता है। यानी पेनम्ब्रा जो है वो पार्शियल एक्लिप्स होती है, यानी छोट वो पूरा कवर नहीं होता, चाहे वो यानी सोलर एक्लिप्स हो या वो लूनर एक्लिप्स हो, लेकिन अम्ब्रा में जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कवर अप हो जाता है। तो सोलर एक्लिप्स जो है वो तब होती है जब जो यानी सूरज जो है वो चाँद और ज़मीन जो है उसके यानी एक तरह से वो बीच में आ जाता है। तो ये जब वो क्योंकि ये ऑर्बिटल मूव करते हैं यानी हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मदार में घूम रहा होता है। सन जो है वो भी एक तरह से जो है वो रिवॉल्व हो रहा होता है। इसी तरह से अर्थ जो है, इसी तरह से मून जो है, तो ये एक-दूसरे के इर्द-गिर्द यानी एक तरह से चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से कभी-कभार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल पास में आ जाते हैं। तो इसमें ये है, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है वो सन है और यहाँ पे ये मून और आगे हम देखेंगे कि अगर अर्थ होगी, तो ये इसकी वजह से जो है वो ये जो यानी सूरज ग्रहण है, ये अमल में आ जाती है। तो जब एक यानी ख़ास किस्म का हिस्सा या थोड़ा-सा हिस्सा जो है जब वो आ जाएगा, तो वो पार्शियल एक्लिप्स होगी, जिसे हम पेनम्ब्रा कहेंगे। लेकिन अगर वो पूरी इस तरह से होगी, तो उसे जो है वो हम यानी अम्ब्रा कहते हैं, यानी वो टोटल एक्लिप्स हो जाती है। तो ये है जिसको हम जो है वो यानी सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आम तौर पे जो है वो यानी जो चाँद के अर्ली डेज़ होते हैं, यानी जब चाँद जो है वो क्रेस्ट जो है उसके फ़ॉर्म में होता है, क्रेसेंट के फ़ॉर्म में, तो ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सोलर इक्लिप्स जो है वो हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कभी भी वो हो सकता है, डिपेंड करता है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि ये ऑर्बिटल पाथ में एक-दूसरे के आमने-सामने कब आते हैं। तो जब भी एक-दूसरे के सामने आ जाएँगे, एक ख़ास किस्म की जब अलाइनमेंट होगी या उनमें एक कोइंसिडेंस होगा, तो उसकी वजह से जो है ये यानी एक्लिप्स जो है वो हो जाती है। तो पुराने ज़माने में लोग जो है वो समझते थे कि ये कोई एक ख़ास तरह का उनके ऊपर अज़ाब है
या जो लोग सूरज की पूजा करते थे या वो चांद की पूजा करते थे, तो वो यानी घबरा जाते थे और वो ये समझते थे कि उनके खुदा जो हैं वो शायद उनसे नाराज हैं। लेकिन आगे जाके जब एडवांसमेंट हुई, यानी साइंस ने तरक्की की, तो इंसान ने जाना कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक नेचुरल प्रोसेस है और ये होता रहता है। अलबत्ता आप सूरज ग्रहण जब हो रही होती है, तो आप उसको जो है वो खुली आँख से नहीं देख सकते, क्योंकि आप देखेंगे तो उससे आपकी आई साइट जो है वो डैमेज हो सकती है या अमूमन होती है। तो एक ख़ास किस्म के ग्लासेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेलीस्कोप्स हैं वो यूज़ की जाती हैं और इसको अमल को जो है वो लोग देखते हैं। तो ये एहतियात आपने लाज़मी करनी है। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर सूरज ग्रहण हो रही होती है, तो आप उसको वैसे देखने से अवॉइड करें। इसी तरह से जो है वो लूनर एक्लिप्स होती है। तो लूनर एक्लिप्स जो है, यानी इसको हम चाँद ग्रहण कहते हैं। इसमें भी ये, क्योंकि चाँद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, जो ज़मीन के इर्द-गिर्द चक्कर जो है वो लगा रहा होता है और ये अपना एक चक्कर जो है वो 28 दिन में भी पूरा करता है या 29 दिन में भी पूरा करता है। तो इस्लामिक कैलेंडर जो है, यानी जिसको हम हिजरी साल कहते हैं, वो लूनर कैलेंडर है, तो वो भी इस तरह से होता है। तो इसमें ये होता है कि जो अर्थ है वो, यानी सन और जो मून है उसके बीच में आ जाएगी। अगेन ये वही प्रोसेस होगा कि अगर वो पार्शियली आ रही है तो वो जो है वो पेनम्बरा होगा, अगर वो कंप्लीट आ रही है तो वो फिर यानी अम्ब्रा होगा, यानी पूरा होगा। तो आम तौर पे जब चाँद जो है वो पूरा ढक जाता है ज़मीन के यानी बीच में आने से, तो उसको जो है वो ब्लड मून भी कहा जाता है। क्योंकि वो ब्लड जो यानी जो चाँद है वो लाल रंग का हो जाता है। यानी उसका खून जो है कलर जो है वो एक तरह से लाल हो जाता है, खून के मानंद, तो इसीलिए उसको जो वो ब्लड मून भी कहा जाता है। ये कंप्लीट यानी एक्लिप्स होती है, यानी पूरा चाँद जो है वो ढक जाएगा और इसी तरह से पार्शियल भी हो रहा होता है। तो ये लाइट रिफ्लेक्शन का अमल जो है वो रुक जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट अगर मिसाल के तौर पे आगे आ जाएगा, तो जो ज़मीन पे जो डायरेक्टली लाइट पड़ती है, अ, तो वो लाइट पड़ने का अमल जो है वो रुक जाता है। सूरज की लाइट है या मून की लाइट है, तो इस वजह से ये एक्लिप्स हो जाती है या इसको हम बुनियादी तौर पे एक्लिप्स कहते हैं। तो वो सोलर एक्लिप्स भी यानी होगी और इसी तरह से जो है वो यानी लूनर एक्लिप्स भी होगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसको एक्लिप्स कहा जाता है, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो या वो लूनर एक्लिप्स हो। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर चाँद जो है वो यानी मिसाल के तौर पे ज़मीन और जो सूरज है, उनके ये सामने आ जाएगा ऑर्बिटल पाथ्स में रोटेट करते हुए या रिवॉल्व करते हुए, ये अगर बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस अमल को हम जो है वो सोलर एक्लिप्स कहेंगे। और इसी तरह से अर्थ जो है, वो जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूरज और चाँद जो है इसके बीच में आ जाएगी, तो इस अमल को जो है वो हम चाँद ग्रहण कहेंगे, यानी लूनर एक्लिप्स। ये लूनर एक्लिप्स है और ये सोलर एक्लिप्स है। इसी तरह से जो अम्ब्रा है, उसमें यानी पूरी ग्रहण आ जाती है, यानी कंप्लीट एक्लिप्स होगी तो उसे अम्ब्रा कहेंगे और अगर वो पार्शियल होगी, यानी उसका एक खास हिस्सा या आधा हिस्सा होगा, तो उसको हम पेनम्ब्रा कहेंगे। तो ये है जिसको लूनर और सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सोलर सिस्टम को डिस्कस किया और साथ में हम जो चेंज ऑफ सीजन्स है और इसी तरह से चेंज ऑफ डे एंड नाइट है और इसी तरह से जो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स है उसको हमने तफसील से आपके सामने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस सेशन के बाद आपको जो है वो सोलर सिस्टम को समझने में अब काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो इट्स टाइम टू से यू गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।